अब उनकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है। सभापति महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यहां पर सदन में आदरणीय वित्त मंत्री जेटली जी के जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में खड़ा हूं। मैं अपनी बात सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और किसानों दो पर ही अपनी बात केंद्रित करूंगा। आपने इस परंपरा को सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ में रखा है। मैं पिछले 4 वर्षों से देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में काम कर रहा हूं। मैं अटल जी की सरकार के समय इस सदन का सदस्य था और मुझे उस समय सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी का पहली बार एहसास हुआ जब अटल जी की सरकार ने इस देश के 44 करोड़ असंगठित मजदूरों के बारे में एक कानून का निर्माण किया। वो विनिर्माण जो भवन बनाने वाले मजदूर थे, अटल जी का अपना तरीका था कहने का कि भवन बनेंगे, अट्टालिकाएं बनेंगी, सड़कें बनेंगी, लेकिन उस गरीब का क्या होगा। और सेस कटना शुरू हुआ। तब से मैं कांग्रेस के मित्रों के भी भाषण सुन रहा था, इस बजट को भी मैं देख रहा था। जब बजट में आदरणीय जेटली जी ने ईपीएम स्कीम के तहत 1000 रुपये महीने की पेंशन की घोषणा की, मैं आश्चर्यचकित था कि सदन का एक भी सदस्य तालियां नहीं बजा रहा था। ये सदन की स्थिति है। और लेकिन मैं बधाई दूंगा, ये आरोप हम पर लगते हैं। यहाँ पर बहुत लोग मजदूरों की बात करते हैं, ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं, हम पर आरोप भी लगाते हैं। लेकिन मैं आश्चर्यचकित था कि मजदूरों के बारे में इतना बड़ा फैसला होने के बाद भी सदन ने उसको सराहा नहीं। मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि आप 1000 रुपये महीने पेंशन की बात सिर्फ पैसे की तराजू पर तोलते हैं, लेकिन आप कभी सोचते हैं कि किसी संगठित क्षेत्र के किसी संस्थान में काम करने वाला ठेके का मजदूर जिसका पीएफ नंबर बड़ी मुश्किल में बनता है, अगर उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा सामाजिक सुरक्षा की, इस देश का क्या होगा। अभी बाकी से काम बचा हुआ है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि मैंने पिछले सदन में मैं नहीं था, लेकिन मैंने बजट को पढ़ा है। मैं ढूंढ रहा था कि वहाँ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कहीं नामो निशान है क्या। हम कल्पनाएं करते रहे, लेकिन हमने फैसला नहीं किया है। आपने, ये मेरा आप पे आरोप है। और जहाँ तक सवाल अभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है, अभी सूची तय नहीं हुई। अभी 62 नाम हुए हैं, पहले 37 थे, 62 हुए, लेकिन वो चिन्हित नहीं किया गया। पंजीयन का काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है श्रम मंत्रालय का, लेकिन आपने किया क्या। आप कहते हो कि ये यूपीए का बजट है, ये यूपीए का बजट नहीं है। और इसलिए मैं उन बातों को ही उद्धृत करूंगा जो वास्तव में यूपीए का किसी बजट में स्थान नहीं था। मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूंगा। आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आपने जारी रखा। लेकिन मैं सिंधिया जी से बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि वो योजना जो 2007 और 8 में 500 की आबादी के गाँव को जोड़ने वाली थी, वो 2014 तक क्यों नहीं जुड़ सके गाँव। क्या इसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। मैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करता हूं, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जोड़ने वाला था। खंडूरी जी के समय वो 9 महीने पहले चल रही थी। आज वो कैसे 2014 तक पूरी नहीं हो सकी, जो 2008 में पूरा होना था। मुझे लगता है कि सदन में हमें ईमानदारी से बहस करनी चाहिए। हमें अगर कहीं आकलन करना है तो मेरी पार्टी कर रही है, इसलिए सिर्फ मैं पार्टी के लिए कहूँगा। मुझे लगता है ये ईमानदारी नहीं होगी, इस देश के साथ में न्याय नहीं होगा। मैं किसी से जुड़े हुए जितने मामले हैं, मैंने देखा कि अभी तक युवाओं का, पिछला बजट मैंने देखा है आपका 93 का जो पॉइंट था, क्योंकि मैं पिछले बार सदन में नहीं था। मैं देख रहा था कि वोकेशनल ट्रेनिंग की बात सिर्फ कही गई तो सिर्फ युवाओं के लिए कही है आपने, लेकिन जब जेटली जी के बजट का कॉलम आता है तो वो कैसे कह देते हैं, झलाईगर, बढ़ई, मोची, राजमिस्त्री, लोहार, बुनकर, उनको भी प्रशिक्षण मिलेगा। जब तक आप किसी तरह से भी रोजगार करने वाले को तकनीक का सहारा नहीं देंगे, उसका अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी कभी आगे बढ़ सकती है। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे घर में एक पाई भी दूसरी तरफ से नहीं आता। मैं मध्यवर्गीय किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेहनत की तरफ क्यों जाएगा। अगर खेती घाटे का सौदा है तो मेरा बेटा कतई नहीं जाएगा। वो जमीन बेचकर चपरासी बनने के लिए तैयार है। उसको गारंटी मिलती है कि नहीं, मेरे बेटे को वेतन मिलेगा, मेरा परिवार चलेगा, मैं खेत की मेड़ पर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस सच्चाई से इस देश को परिचित कराना पड़ेगा, सदन को इस बात पर चिंता करना पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कृषि फायदे का धंधा कब बनेगी, कैसे बनेगी, तो मैं 3-4 बातें इसमें देखता हूँ। बहस तो होती नहीं। जब हमारे कभी कानून आते हैं कितनी जल्दबाजी में पास होते हैं सदन में, आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। अगर कृषि चैनल की घोषणा वित्त मंत्री ने की है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए कि देर सवेर ही सही, 60 साल के बाद भी कम से कम जो हमारे सभापति जी बैठे हैं, ऐसे लोग चैनल पर आएंगे तो शायद देश में आने वाली पीढ़ी इस कृषि के महत्व को समझेगी, जो देश को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली है। रहा सवाल बुनकरों का, आज बुनकरों पर सवाल आया था, क्या बुनकरों की समस्या के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा।
आज दुनिया चाहती है कि हाथ से बना हुआ कपड़ा वो पहने, उसकी कीमत भी मिले, लेकिन ब्रांडिंग कहाँ है, उसका रास्ता कहाँ है? हम कम से कम उन बातों को तो देखें जिस आधार पर ये बातें आगे चलेगी। मैं इसे कहता हूँ कि कृषि चैनल, हम जैसे लोग तो रेडियो की बात करते थे, इसी सदन में मैंने भाषण दिया था कि कृषि चैनल की जगह रेडियो ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज कृषि चैनल की घोषणा हुई है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। मौसम बदल रहा है, सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी आपने कोई प्रबंध नहीं किया। मौसम हम आप नहीं बदल सकते, लेकिन कोई विकल्प दे सकते हैं। राष्ट्रीय अनुकूलन निधि का प्रावधान करके इस सरकार ने बेहतर काम किया है, इसकी सराहना होनी चाहिए, जो आप नहीं कर सके। मैं जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सिंचाई योजना की बात कर दी है, मैं तो इतना मानता हूं कि सड़क के मामले में अटल जी ने सड़क बनाकर सिर्फ छोटा मोटा काम नहीं किया, क्रांति की है। ये दूसरी क्रांति होगी। आपने हरित क्रांति की बात की है, लेकिन हरित क्रांति ने कुछ दुष्परिणाम भी दिए हैं इस देश को। इस बात को भी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, जो आज समय नहीं है। कभी कृषि पर बोलने का मौका आएगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं हम प्रोटीन क्रांति, इस बजट में है शब्द प्रोटीन क्रांति, हमें खाने के लिए तो देना होगा, लेकिन हरित क्रांति हमको कितना नुकसान कहीं पहुंचाई है किसी हिस्से में, इसकी वास्तव में सामयिक समीक्षा होनी चाहिए। ये समय आएगा तब इस पर भी बात होगी। भूमिहीन किसान जिसके पास जमीन नहीं है, हम उसको भवन देने की बात करते हैं, लेकिन अगर नाबार्ड से उसको लोन मिलने का प्रावधान किया गया है तो क्या आपने पहले कभी किया? इसके जवाब आपको भी खोजने पड़ेंगे। और इसलिए मैं आगे आपसे कहूँगा कि जहाँ तक सवाल खेती के स्वास्थ्य बिगड़ने का है, ये सबको पता है। आपके भी वक्ता बहुत सारा बोलते रहते हैं कि कौन सा खाद डलना चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड डलना चाहिए, किससे उसकी बर्बादी होगी ज़मीन की, कहाँ पर सीपेज के कारण ज़मीन बंजर हो रही है। उस पूरी बेसलैंड की, क्योंकि मैं समिति का सदस्य रहा हूँ, बेसलैंड लैंड का आज यूज हो सकता है सौर ऊर्जा को लेकर तमाम तरीके पर, लेकिन हमारी नीयत तो होनी चाहिए, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि वास्तव में अगर मेरी ज़मीन का स्वास्थ्य मुझे नहीं पता, किसान को वास्तव में नहीं पता, और अगर ये प्रावधान हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि खेती लाभ के सौदे की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। नीलांचल की बात की गई है। जब कभी मैं किसान क्रेडिट कार्ड की बात, अपने किसान विकास पत्र की बात करता हूँ, सारे लोग बैंकिंग की बात करते हैं। मैं अभी भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, तमाम स्कीमें आती हैं, पढ़े लिखे लोग, व्यापारी अपना धन निवेश करते हैं। मुझे ज़्यादा 3 या 4 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा मैं दोबारा आपको नहीं बजाना पड़ेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो गैर बैंकिंग व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया है बजट में, ये महत्वपूर्ण है। आज भी किसान के पास में पैसा है, सोना है, लेकिन उसको निवेश करने का तरीका नहीं आता। ये सच्चाई आपको स्वीकार करना पड़ेगी। और आज मैं वित्त मंत्री जी को अपनी तरफ से निजी तौर पर वही बधाई दूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, हमारे पास में पैसा है, हमारे पास सोना है, लेकिन निवेश का तरीका हमारे पास नहीं था। आपने वो रास्ता खोला, मैं आपको इधर से बधाई देता हूँ। आपको तय करना पड़ेगा कि वास्तव में आप करना क्या चाहते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि कम से कम इस आधार पर ही सिर्फ बहस मत करिए कि वास्तव में नहीं हम एक दूसरे की आलोचना करते रहें। आपने स्वच्छता की जो बात की गई है, गांव की समस्या क्या है? गांव की समस्या गंदगी है, और उस गंदगी को दूर करने के लिए हमने कोई मिशन नहीं चलाया। हम नेताओं की तरह कहें कि साहब नहीं सब कुछ सरकार कर देगी। इस देश में सारा काम सरकार नहीं कर सकती। जो समाज को करना है उसको समाज के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और ये कहने का नैतिक साहस आप में तब आएगा जब वास्तव में आप अपनी जगह पर ठीक होंगे। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जहां तक सवाल, एक और मैं अंत में बात कहूंगा कि जो सार्वजनिक भविष्य निधि का मामला है, और वो भी बुजुर्गों का, जो दावा रहित राशि पड़ी रहती है, मैं सरकार को बधाई दूंगा कि आपने उस दावा रहित राशि जो वास्तव में बुजुर्गों की थी, उसी के लिए, उन्हीं बुजुर्गों के लिए कल्याण की बात करके कि उस पैसा उसी में खर्च होगा, मैं उस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उनमें पहली बार वहां से बना हूं। परमार कालीन और चंदेलकालीन व्यवस्थाएं वहां पर जल की थीं। शताब्दियों से बुंदेलखंड में कम वर्षा होती है, आज से नहीं होती है, लेकिन उनने पानी का प्रबंध किया। लेकिन बीच में सामंतशाही के विवादों के कारण उनके स्रोत रोके गए और आज वो सूखा की कगार पर है। वहाँ अकाल है, गरीबी है, ये सब का पर्याय बन गई। लेकिन मेरे क्षेत्र में भीम कुंड जगह है जहाँ पर डिस्कवरी के लोग गए, 300 मीटर जल का स्रोत है, लेकिन आदमी प्यासा बैठा हुआ है। हमने नियोजन नहीं किया, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कल सिंधिया जी भाषण कर रहे थे तो मैं उनको अंत में इतना ही कहूँगा, मैं बहुत आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहूँगा कि आपके जो नेता हैं वो फिजिक्स के उस प्रोफेसर की तरह है कि एक बार वो जा रहा था अपने बच्चों को लेकर टूर पर, नदी में पानी आ गया, उसने देखा कितना पानी है तो उसने नाप की, इस कॉर्नर में, बीच में और आखिरी में जाके 3 जगह पर नापा, औसत हाइट निकाली, बच्चे को नापा, सब औसत हाइट से ऊपर थे
और बाद में बच्चों को पानी में घुसेड़ दिया, पता चला बच्चा सारे के सारे डूब गए, और बाद में माथा पकड़ के कह रहे हैं कि हिसाब किताब जो का तो फिर भी कुनवा डूबा क्यों। कागजी बातों से काम नहीं चलता, जमीन पर जाकर हमें इस बात की चिंता करना पड़ेगी। कल मैंने सभापति महोदय इसी सदन में जम्मू कश्मीर का मामला उठाया था, हमारे मित्र कह रहे थे, मैं वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि इस पर भी चिंता करनी चाहिए। धन तो हम देते हैं, जो केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कानून हैं उनकी जम्मू कश्मीर में दुर्दशा है। जब तक उनकी समीक्षा का रास्ता नहीं निकलेगा, वो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए धारा 370 का दुरुपयोग करें, लेकिन मजदूरों को फांसी का फंदा ना बनाए, तो जब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसलिए मैं ये कहते हुए कल मैंने कहा था कि 30,000 रुपया खच्चर पर टैक्स है एक साल में। इस देश के किसी भी राज्य में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार पर टैक्स नहीं है, जम्मू कश्मीर में खच्चर चलाने वाले पर 30,000 टैक्स है। ऐसे मजाक ना बनाए जाएं। मैं अंत में इस बजट को का समर्थन करते हुए जो गरीब के और किसान और गांव के हित में, मैं इस बात के लिए अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।